नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज फिर आपके सामने एक नए बिंदु के साथ। देखिए, अपने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 11 की शुरुआत की थी और समरूपता व सर्वांग समता के बारे में हमने पहचान की थी, समझे थे। उसके बाद हमने थेल्स प्रमेय को भी समझा था। अब आज हम हमारी जो प्रश्नावली 11.1 है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें आगे आने वाली वीडियो भी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। ये प्रश्नावली आपको हो सकता है थोड़ी सी कठिन लगे, लेकिन जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो ये प्रश्नावली सरल आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। इसलिए आपको घबराना नहीं है, बस एक ही काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। जो यहाँ बोर्ड पर लिखवाए जाते हैं, समझाए जाते हैं आपको, यदि आप उनको अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको सरल लगेगी। तो देखो, यहाँ हमारे पास में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। हम इन रिक्त स्थानों को हमारी पिछली वीडियो में जो समरूपता और सर्वांग समता के नियम समझाए थे, उसी के अनुसार उस वीडियो के माध्यम से हम इस सवालों को हल करेंगे। उस वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि समरूपता और सर्वांग समता हम दो या दो से अधिक आकृतियां होने पर ही करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक हमारे पास आकृतियां होगी तो फिर हम उसमें तुलना करते हैं और तुलना करके ही हम उसको सर्वांग सम या समरूपता को सिद्ध कर पाते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक ये कह रहा है कि सभी वृत्त, उसमें बताया गया है। अब वृत्त छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक वृत्त ये हो गया, एक बड़ा हो गया, तो हम इनकी सभी विशेषताएं, चाहे बड़ा वृत्त है चाहे छोटा वृत्त है, दोनों में जितनी भी विशेषता है वो सब समान होती है। तो ऐसे चाहे आकृति छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर हमारे पास उनकी सभी विशेषताएं होती है, समान होती है, तो वो आकृतियां समरूप होती है। इसलिए ये कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम समरूप भर देंगे। आ गया बात समझ में? ये हमारे पास रिक्त स्थान हो गया, हमने इसको भर दिया। जैसे हमने इस वृत्त के बारे में देखा है, उसी प्रकार से सभी वर्ग, हम वर्ग के बारे में भी देख सकते हैं कि एक छोटा वर्ग भी हो सकता है तो एक बड़ा वर्ग भी हो सकता है। और ये बात हम पहले से समझ भी चुके हैं। तो ये दोनों भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पर भी हम समरूप इसमें भर देंगे। अब देखो, ये कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुज जो होते हैं वो तो कई प्रकार के होते हैं, आप भी जानते हैं इस बात में। एक तो समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ऐसे हमारे पास कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा त्रिभुज समरूप हो सकता है? तो ऐसा केवल एक समबाहु त्रिभुज होता है जो समरूप हो सकता है, क्योंकि दो या दो से अधिक समबाहु त्रिभुज होते हैं, उन सभी में एक ही प्रकार की विशेषता पाई जाती है।
इसलिए यह कौन सा होगा, ये समबाहु त्रिभुज। आ गई बात समझ में। अब आप देखें, ये हमने ले लिया। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कहता है भुजाओं की समान संख्या, अर्थात कोई भी बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या समान है और वो समरूप होते हैं। अगर समान भुजाएं हैं और वो समरूप है तो उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होगी, ये बात आपको उन नियमों के माध्यम से भी बताया गया था। क्या क्या विशेषता होती है, एक तो उनके संगत कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होंगे, एक बात। दूसरी बात क्या होगी, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो हम इस बात को जानते हैं कि जो भी कोई समरूप होगा उसमें संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ऐसे हमारे पास में ये स्थानों की हम पूर्ति करते हैं जिसमें हमारे नियमों को और समरूपता की जो विशेषताएं हैं उनको हमने काम में लिया है। अब एक सवाल और हमारे पास इस प्रश्नावली का है, उसको भी हम करेंगे। देखिए, इस सवाल में हमारे पास में सत्य असत्य हमको बताना है। अब सत्य असत्य बताने के लिए वही पिछली वीडियो में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझा रखी, इसलिए मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि आप इसके पहले जो अपने वीडियो तैयार की है जिसमें समरूपता के नियम आपको बताए गए हैं उसको जरूर देखें। तो देखो, यहाँ दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। अब सर्वांगसम जो होती है उनमें क्या होता है, सभी अंग समान होते हैं। तो जब उसके सारे ही अंग समान हैं तो वो तो होनी है समरूप, इसलिए दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। तो ये कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। अब दूसरा कथन कह रहा है कि दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है। ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आकृतियां बड़ी छोटी भी हो सकती है। जैसे अभी अपने वृत्त और वर्ग की आकृति देखी थी, एक वृत्त छोटा भी है एक बड़ा भी था, एक वर्ग छोटा था एक बड़ा था, फिर भी वो समरूप थे। अब इसका मतलब हो गया कि समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। अब आप ऐसे अपने नियमों को ध्यान में रखते हुए और हम इनके सत्य असत्य बताते हैं। यहां देखिए, दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये कह रहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। हाँ, बिल्कुल कथन सत्य है, क्योंकि उनकी अगर संगत भुजाएं समानुपाती है तो वहां भुजा 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 समरूपता से हमारे दोनों जो आकृतियां हैं वो समरूप हो सकती है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, सत्य लिखेंगे। ऐसे ही दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण समान हो। ये बात भी सही है कि यहां पर हमारे पास संगत भुजा, देखो जब संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो हमारे पास उनके साथ कोण भी आ गया।
जब तो ये सर्वांग समरूप होना ही होना है, इसलिए हम यहाँ भी इसको सत्य मानेंगे। उसके बाद दो बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तो यहां पर ये कोई जरूरी नहीं है संगत कोण बराबर हो, लेकिन भुजाओं का यदि अनुपात समान नहीं होगा तो वहां समरूप हो सकता है, नहीं हो। तो ये कथन कैसा हो गया हमारा? असत्य हो गया। ऐसे हम इन कथनों को ध्यान में रखते हुए नियमों के आधार से सत्य और असत्य को हम बताते हैं। और अब हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए